जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लेट्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएनएसटी पीवाईक्यू सॉल्यूशन में एक और चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से पीएनएसटी में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम आज डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो पीएनएसटी 2011 में आया हुआ था। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक एंजाइम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये किसे चेंज करता है ऐसे करके बोल रहा है, या इसका क्या फंक्शन होता है ऐसे करके आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है बेटा, ये जनरली प्रोटीन को किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। इसको आपको याद रखना है। मैं इसमें एक टेबल आपको अभी दूंगा जिसको आपको याद रखना है, और वहां से क्वेश्चन बनने के बड़े चांसेस होते हैं। वहां से क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेक कर लो आप। प्रोटीन से एमिनो एसिड जो है इसमें चेंज करता है। प्रोटीन को किसमें चेंज करता है, एमिनो एसिड में चेंज करता है। इसको आपको याद रखना है। क्लियर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कितने एंजाइम और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको मैं टेबल के फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, ध्यान समझना। तो देखिए, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहां पर हम कुछ एंजाइम के एग्जांपल लेकर आए और उनके फंक्शन लेकर आए, और यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन जरूर करिएगा। जैसे देखिएगा, माल्टेज एंजाइम है यहां पर। एक कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। कौन सा एंजाइम बताइए, माल्टेज एंजाइम बेटा। ये माल्टेज एंजाइम जो है ये माल्टोज को किसमें बदलता है, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लैक्टेज एंजाइम। कौन सा, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज जो अपने पास डाइसैकेराइड है इसको किसमें बदलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। क्लियर। ये भी दो मोनोमर यूनिट में ब्रेक होता है। फिर देखो ध्यान से, स्टार्च वाला जो है, ये स्टार्च जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, इसको दो एंजाइम यहां पर यूज होते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। एक तो बेटा आपके पास इमाइलेज है। इमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को किसमें बदलता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। किसमें बदलता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर आपको स्टार्च के साथ क्या दे दिया जाए, डायस्टेज एंजाइम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, डायस्टेज एंजाइम दे दिया जाए, तो ये किसमें बदलता है, स्टार्च को बताओ, माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज जो आपके पास डाइसैकेराइड है इसको इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ये किसमें बदलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो जो आपके पास सुक्रोज है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब दो मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर आते हैं, यहां बात करते हैं यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अच्छा, ये यूरिया जो है इसको एक एंजाइम है जिसका नाम है यूरिएज। ये एंजाइम यूरिया को किसमें कन्वर्ट करता है, CO2 और अमोनिया में। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोनिक एसिड। सूत्र क्या होता है, H2CO3। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड। इसको एक एंजाइम है बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये किसमें बदलता है, CO2 और H2 में बदलता है। प्रॉपर तरीके से ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, एंजाइम और इनके फंक्शन है ना, इसको अच्छे से याद रखना। किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नीट की एग्जाम की भी क्वेश्चन में करवाऊंगा, उसमें भी इससे काफी क्वेश्चन है। और आगे कुछ एंजाइम देखते हैं, उनके एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स को जो है एक एंजाइम होता है बेटा जिसका नाम होता है लाइपेज। क्या नाम होता है, लाइपेज। ये किसमें बदलता है बताइए, फैटी एसिड और किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। फिर देखो ध्यान से, प्रोटीन। अगर प्रोटीन देखो, प्रोटीन के साथ दो एंजाइम हमको जनरली दिए जाते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन जो है वो पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंट में जो है वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, या इसको याद रखना, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। कुछ जगह पर जो है वो प्रोटीन को, पेप्सिन जो है वो किसमें बदलता है बता दिया गया है, पॉलीपेप्टाइड में। और कुछ जगह पे क्वेश्चन जो आया वो डायरेक्ट एमिनो एसिड भी बताया गया, तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखो, प्रोटीन प्रोटीन के साथ अगर क्या दे दिया जाए, ट्रिप्सिन दे दिया जाए, ट्रिप्सिन एंजाइम है, तो ये भी किसमें बदलता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। फिर आते हैं 11 नंबर पे, डीएनए और आरएनए दिया है। डीएनए और आरएनए दिया है और इनके साथ में आपको क्या डाल के दिया, न्यूक्लियस एंजाइम। क्या, न्यूक्लियस एंजाइम दिया। तो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए और आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर देता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर देखो 12 नंबर पे आते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट।
राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है किसका, आरएनए का, ठीक है। इसको आरएनए पॉलीमरेज करके एक एंजाइम होता है जो इसको किस में बदलता है बताओ, आरएनए में बदल देता है। किस में बदल देता है, आरएनए में बदल देता है। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे एंजाइम है, सॉरी एक और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। इसको एक एंजाइम बेटा डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, किस में बदलता है बताइए, डीएनए में। किसमें बदल देता है, डीएनए में बदल देता है। क्लियर। इसके बाद देखो एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है एक एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है। ये जाइमेज एंजाइम जो है इसकी प्रेजेंट में ग्लूकोज दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल में और दो CO2 के मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो मैंने आपको ये एंजाइम के फंक्शन वाला एक कॉन्सेप्ट बताया है, इससे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अभी मिलने वाले आज के लेक्चर में। क्लियर है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लेना प्रॉपर तरीके से, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन भी एंजाइम से ही आया। देखो क्या बोल रहा है, ग्लिसरेल्डिहाइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन बदलेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्राई ग्लिसरेल्डी सॉरी ट्राई ग्लिसराइड, इसको भैया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इस पे बदलना है। तो यहां कौन सा एंजाइम लिया जाएगा, तो यहां पे एंजाइम लिया जाएगा बेटा लाइपेज। कौन सा एंजाइम लिया जाता है, लाइपेज एंजाइम लिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पर अपन ने देखो ये है, ये देखो ट्राई ग्लिसराइड्स है ना, लाइपेज एंजाइम जो है फैटी एसिड और किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेस शुगर फास्फेट यूनिट प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड में, तो इसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, दो टर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो होता है ये बनता है बेटा बेस प्लस शुगर से। अगर बेस और शुगर है, या इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, शुगर और बेस ये मिलके बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। दूसरे नंबर पे एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें शुगर प्लस बेस प्लस फास्फेट या फास्फोरिक एसिड, फास्फेट, ये तीन कंपोनेंट मिलके जो स्पीसीज बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं बताइए, उसको अपन कहते हैं क्या बताइए, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे क्या बोला था, बेस शुगर और फास्फेट प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, तो क्या कहे जाते हैं, तो बेटा न्यूक्लियोटाइड कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। समझ में आ रही बात, क्या न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और अगर आपसे शुगर और बेस मिलके क्या बनाते हैं ऐसा बोल दिया, तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। इसको अच्छे से याद रखना आप, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना। अभी जैसे कि उसने यहाँ पे पूछ लिया है, क्या अभी उसने केवल आपको शुगर बेस और फास्फेट देके पूछा था कि भाई ये तीनों अगर उपस्थित होंगे न्यूक्लिक एसिड में तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन शुगर और बेस उपस्थित होंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। याद रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अच्छा यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ग्लूकोज अगर एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अपने पास ग्लूकोज कुछ स्टेप से दिखता है, CH3। यहां पर हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, OH H OH OH H H OH और ये H, और यहाँ है CH2OH। अब हमारे पास यहाँ पर जो है जितने भी OH ग्रुप है, यहाँ पर जितने भी OH ग्रुप है यहाँ पर, देखो स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा होगा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी ठीक है, CHO, इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख दे रहा हूं CHOH होल 4। ये 4 CHOH ग्रुप है ना, तो उसको ऐसे लिख दिया, और लास्ट में लिख दिया CH2OH। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं आप, एसिटिक एनहाइड्रेट से। एसिटिक एनहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OCH3। जितने OH ग्रुप है भाई, ये जो ग्लूकोज है आपके पास इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इस पे कितने OH ग्रुप है आप देखो,
तो यहाँ 4 OH ग्रुप है और एक 5 OH ग्रुप है, तो एसिटिक एनहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल लिए जाएंगे यहाँ पे 5। कितने लिए जाएंगे 5। अब होता क्या है समझना, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होता है, यहां से ये मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक होता है, और इतना जो पार्ट है CH3CO ये OH के साथ बाहर हो जाएगा, तो मतलब 5 यहां से CH3COOH मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, और ये एसीटेट वाला जो पार्ट है, मतलब इतना जो पार्ट है उसको अपन OAC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? OAC लिख देते हैं इतने पार्ट को, ठीक है। तो जहां जहां पर OH ग्रुप था उसको रिप्लेस करके OAC लगा देते हैं, तो ये है CHO, यहाँ पे CHOAC4 और यहाँ पे CH2OAC, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इस मॉलिक्यूल को अपन बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये फाइनल आंसर हुआ। OAC का मतलब अभी आपको मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया, OAC का मतलब क्या है? यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OO, ये एसीटेट ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटेट। ये होता है बेटा क्या? एसीटेट ग्रुप होता है। तो यहां पर ग्लूकोज, हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेंटा एसीटेट, ठीक है। सी वाला करेक्ट आंसर है। कौन सा बेटा? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पीएनएसटी में 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रक्टोज आर, बेटा फ्रक्टोज क्या है ऐसे बोल रहा है, तो फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड। मतलब देखो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज नहीं होते, मतलब हाइड्रोलाइज होकर अपनी और स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। या दूसरे छोटे छोटे पार्ट में ऐसे बोल सकते हो, मोनोमर यूनिट ऐसे जो जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ऐसे बोल दो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका अगर हम जल अपघटन करवाएं तो इनका जो हाइड्रोलाइसिस है वो नहीं होता। ये हाइड्रोलाइज पे और छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं होता। लेकिन डाइसेकेराइड की हम बात करेंगे, डाइसेकेराइड की हम बात करेंगे, डाइसेकेराइड की हम बात करेंगे, तो इनका जब अपन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, इनकी जब अपन क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो बेटा ये जो है 2 मोनोमर यूनिट में ब्रेक होते हैं, 2 मोनोमर यूनिट में ब्रेक होते हैं। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पे डाइसेकेराइड के फॉर्म में क्या ले लिया? सुक्रोज ले लिया। क्या ले लिए? सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। ग्लूकोज और किसमें ब्रेक होता है? फ्रक्टोज में। मतलब ये 2 मोनोमर यूनिट में ब्रेक हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज डाइसेकेराइड लूं, ये डाइसेकेराइड के एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो बेटा ये लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक होता है। ये भी डाइसेकेराइड है, 2 मोनोमर यूनिट में ब्रेक होता है, ठीक है। अगर यहीं पे मैंने एक और मोनोसेकेराइड लिया माल्टोज, तो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। क्लियर? तो ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोमर यूनिट में देते हैं, 2 मोनोमर यूनिट में सेपरेट होते हैं। लेकिन मोनोसेकेराइड जो होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मेनोज हो गया, ये काफी सारे हमारे पास क्या है? मोनोसेकेराइड्स हैं। तो मोनोसेकेराइड जो है वो हाइड्रोलिसिस पे और छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट पे ब्रेक नहीं होते। तो फ्रक्टोज क्या है? तो बेटा फ्रक्टोज जो है ना वो मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड है, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड हो जाएगा। अगर आपको फ्रक्टोज का सूत्र देखना है तो ये भी याद रख लेना, फ्रक्टोज के सूत्र से अपने को 1-2 क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं 1-2 प्रॉपर्टी बता देता हूँ फ्रक्टोज के आपको, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। चलिए, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो ये होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C HOH, C OH H, C OH H, और ये है CH2OH, ठीक है। ये है बेटा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो आपके पास मोनोसेकेराइड है, इसके बारे में अपन क्या क्या लिख सकते हैं कि बेटा यहां पर जो है ना एक कीटोन ग्रुप होता है। तो फ्रक्टोज जो है ये कीटो हेक्सो सुगर होती है, कीटो हेक्सो सुगर होती है, इसको अपन लिख सकते हैं। हेक्सो सुगर का मतलब ऐसी सुगर जिसमें कितने कार्बन होंगे? 6।
ठीक है। और कीटोन ग्रुप होता है इसलिए इसको कीटो हेक्सो शुगर कहते हैं। इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? 1 2 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने कायरल कार्बन है तो 3 कायरल कार्बन है। अब ये कायरल कार्बन का मतलब क्या समझते हो आप? कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होती है, उसको कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हुई, ये कार्बन इसकी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट कार्बन से सॉरी डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो रही है, और ये कार्बन जो है इसकी भी 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो रही है। तो ये 3 कायरल कार्बन यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें OH ग्रुप देख लो आप कितने? 5। तो इसको पेंटा हाइड्रोक्सी शुगर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे इसमें इसकी ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है, प्रकाशिक समझौता शो करेगा। अच्छा, कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो अगर आपसे पूछ लिया कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n, 2 पर n की पावर। n क्या है यहाँ पर? n क्या है यहाँ पर? कायरल कार्बन है। क्या है? कायरल कार्बन है। n क्या है यहाँ पे? कायरल कार्बन। तो बताओ कायरल कार्बन तो आपने कितने बोल के रखे हो पहले से? 3। तो 3 अगर कायरल कार्बन है तो यहाँ पे आप वैल्यू लगा लो, 2 पे कितने की पावर आ जाएगी? 3। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा? 8। मतलब इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? 8। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। इसको याद रख लेना, कभी एग्जाम में अंदर आपको ऐसा सेपरेट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेक्सोस का कौन सा युग्म फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सेम ओसाजोन देता है? ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, इंपॉर्टेंट है, आता भी है, ध्यान से देखिएगा। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं आपको, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास CHO, CHO, CH2OH, यहां पर 4 कार्बन है, OH, OH, H और ये OH, यहां पर H, OH, H, OH। ये मैंने बनाया बेटा क्या? ग्लूकोज, डी ग्लूकोज अपन इसको बोल देते हैं। इसका मैकेनिज्म तो अपन नहीं देखेंगे, ओनली कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब ग्लूकोज के साथ 3 फेनिल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं, ये होता है फेनिल हाइड्रोजन। इसको अपन क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कितने फेनिल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते ग्लूकोज के साथ कि ग्लूकोसाजोन बन जाता है? तो ये याद रखना, 3 फेनिल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे रिएक्शन होती है यहाँ पर। तो यहां से ऑक्सीजन हटा दो और क्या लगा दो? देखो ध्यान से, तो ये CH डबल बॉन्ड N, NH, PH ये बन जाएगा। और दूसरे कार्बन पे दूसरा जो कार्बन होता है, यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड N, NH, PH ये लग जाएगा। और तीसरे कार्बन से वैलेंसी जैसी की वैसी रहेगी, H, OH, C, OH, H, C, OH, H और ये है CH2OH, ठीक है जी। तो यहां पर देखो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे ये वाले जो ग्रुप आके जुड़ रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल जब आकर यहां जुड़ जाता है तो इसको अपन, चूंकि ग्लूकोज से बन रहा है तो इसको ग्लूकोसाजोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लूकोसाजोन कहा जाता है। ये ग्लूकोसाजोन बोल दो आप या ग्लूकोसाजोन, क्लियर। अब इसी में क्या होता है, इसी में सेम मॉलिक्यूल आपके अभी क्या लिए थे अपन ने? ग्लूकोज। अब यहां पर देखो, इसको आप एक बार नोट कर लेना, इसको आप एक बार नोट कर लेना। इसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे ध्यान देना, ये पहला मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का। अब दूसरे नंबर पे जब फ्रक्टोज लिया जाता है जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, CH2OH, यहां पर है C डबल बॉन्ड O, COH, H सॉरी CHOH, COH, H, COH, H और ये है CH2OH, ठीक है जी। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज।
इसको अपन क्या बोलते हैं, डी फ्रक्टोज। इस पे भी सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH की तरह राइट पे, तो इसको भी डी फ्रक्टोज बोलते हैं। तो यहां पर भी मॉलिक्यूल आपका थोड़ा चेंज है, फंक्शनल ग्रुप थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ सेकेंड कार्बन पे कीटोन आ गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब रिएक्शन आप करवाते हो तो सेम मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो मॉलिक्यूल अब बनेगा, इसको अपन अब चूंकि फ्रक्टोज से बन रहा है, किससे बन रहा है, फ्रक्टोज से, इसलिए इसको फ्रक्टोसा जोन बोल देते हैं, फ्रक्टोसा जोन। ठीक है जी, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आपसे बन जाएगा। याद रख लेना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो सेम 3 फेनिल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ओसाजोन बनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये नीट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसी टाइप से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। देखो जनरली विटामिन जो है वो 2 पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक होते हैं क्या, वाटर सॉल्युबल। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, विटामिन, ओके, विटामिन जो है बेटा ये 2 टाइप से हैं। एक होते हैं फेट सॉल्युबल, फेट सॉल्युबल का मतलब होता है वसा में घुलनशील, फेट सॉल्युबल, फेट सॉल्युबल का मतलब क्या है, वसा में घुलनशील। और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल वाले को अपन बोलते हैं क्या, जल में घुलनशील। ठीक है, तो फेट सॉल्युबल के एग्जांपल को याद रखने के लिए ट्रिक है, याद रखना, ट्रिक्स याद रखेंगे, कीडा करके, KEDA, कीडा करके आप याद रखेंगे। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन आती है जो फेट सॉल्युबल होती है। और 2 विटामिन आपके पास याद रखना है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये विटामिन जो है ये होती है बेटा वाटर सॉल्युबल। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लो, आपको क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। तो जल में बेटा बी और सी होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। प्रोटीन का एक उदाहरण है, प्रोटीन का एक उदाहरण, तो बेटा प्रोटीन जो है उसका एक एग्जांपल यहाँ पे क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है, क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है भाई, बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी अक्यूमुलेटर इन लिविंग सेल्स इन, जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का संहक, संवहन या क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का वाहक होता है क्या। तो यहां पर आपके पास आता है एटीपी, एडीपी, टीटीपी और एटीपी दिया है, तो यहां पे आप लगाएंगे क्या, एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं, थोड़ा सा एटीपी के बारे में डिटेल देखते हैं। एटीपी का मतलब क्या होता है, तो ये बेटा एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, ये क्या होता है, एटीपी क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो चलो देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर पे अगर डिस्कस करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और यहाँ पे होता है CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ फास्फोरस डबल बॉन्ड O, O माइनस, ऑक्सीजन, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, O माइनस, O, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, O माइनस, सॉरी फास्फोरस, सॉरी ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ से लगेगा NH2, ये यहाँ पर होता है एडिनिन, ये एडिनिन बेस होता है। ये वाला जो पार्ट है, जो साइक्लिक रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो साइक्लिक रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये होती है राइबोस शुगर। कौन सी राइबोस शुगर है, तो बीटा डी राइबोस शुगर है, बीटा डी राइबोस शुगर होती है। ठीक है, और ये 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं,
ये 3 क्या है? फास्फेट ग्रुप है। ये तीनों क्या है? फास्फेट ग्रुप है। अब इसको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, एडेनिन का बेस जब किससे जुड़ता है? राइबोस शुगर से और एक फास्फेट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एएमपी बोलते हैं। एएमपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर 2 फास्फेट ग्रुप लगे हैं इसके साथ तो इसको बोलते हैं एडीपी। एडीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन डाइफास्फेट। और 3 अगर फास्फेट ग्रुप लगे हैं ये दोनों के साथ तो इसको एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या बोल देते हैं? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बोल देते हैं। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना से याद रखना है कि एटीपी जो है जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य सोर्स होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एटीपी। क्लियर? चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। बेटा देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे उसमें आपको 2 प्रमुख रूप से क्या दिखेंगे बताओ? फंक्शनल ग्रुप। अगर हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, तो वहां जनरली आप देखेंगे, चलो मैं 2 स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ। जैसे देखना ध्यान से, अगर मैंने चलो यहाँ पे हेक्सो सुगर का एग्जांपल लिया, तो हेक्सो सुगर जो होती है, हेक्सो सुगर जो होती है, हेक्सो सुगर का मतलब क्या होता है? ऐसी सुगर जिसपे 6 कार्बन है, हेक्सो सुगर। अब ये हेक्सो सुगर 2 प्रकार की होती है, एक को हम बोलते हैं एल्डोस सुगर और एक को हम बोलते हैं कीटो सुगर। कीटो सुगर या कीटो सुगर, कीटो सुगर। एल्डो सुगर के अंदर एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, ग्लूकोज। और इसमें कीटो सुगर में हम देखते हैं यहाँ पे फ्रक्टोज। तो जिन सुगर में एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको ग्लूकोज बोलेंगे, और जिन सुगर में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? फ्रक्टोज बोल देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बात कर रहा हूं। हमको तो ये पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। तो ये दोनों टाइप का स्ट्रक्चर में लिखकर बता रहा हूं आपको। जैसे ग्लूकोज की बात करो तो CHO, CH2OH 2 3 4, यहां पर OH राइट पे, सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे H राइट पे, फोर्थ पे OH राइट पे, फिफ्थ पे OH राइट पे, यहां पर H लेफ्ट पे, फिर OH लेफ्ट पे, फिर H और फिर H। ये है ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज में आप देख रहे हो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और फिर OH ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है और बहुत सारे क्या है? OH ग्रुप है। तो ये मेरे पास क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो एल्डोस सुगर। तो एल्डोस सुगर में आप क्या देख रहे हो? 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड और एक क्या है? एल्कोहल। इस पे मुझे कौन सा ग्रुप दिखा? क्रियात्मक समूह। एक तो एल्डिहाइड दिखा और एक तो क्या दिख गया? एल्कोहल दिख गया, OH ग्रुप। ठीक है, एक एल्डिहाइड ग्रुप दिख गया और एक OH ग्रुप दिख गया। ठीक है, अगर मैं फ्रक्टोज को ड्रॉ करूं, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर CH2OH, HOH, H और ये क्या है? OH। अब यहां बताओ, ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में हमको, ये जो मैंने फ्रक्टोज लिखा है इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं? तो बेटा यहाँ पे भी 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो OH ग्रुप मींस एल्कोहल और दूसरा है कीटोन ग्रुप। तो फ्रक्टोज में हमको कीटोन ग्रुप दिखा। कौन सा ग्रुप दिखा? कीटोन। और एल्कोहल ग्रुप दिख गया मींस OH ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड और कीटोन को अपन कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। आपको जब हमने ऑर्गेनिक पढ़ाई है तो उस ऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो कार्बोनिल कंपाउंड एक चैप्टर पढ़े होंगे, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक क्या होता है? कीटोन। ये 2 टाइप के होते कि नहीं होते? क्लियर? तो हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो 2 टाइप के होते हैं, 2, एल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो यहां पर देखो, एल्डिहाइड और कीटोन तो प्रेजेंट होंगे और एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ये एक चीज याद रखना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप हो सकता है और OH ग्रुप भी हो सकता है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड को अपन ऐसे शो करते हैं। ठीक है, याद रखना, कार्बोनिल कंपाउंड को ऐसे शो किया जाता है, C डबल बॉन्ड O डबल डैश, 2 वैलेंसी यहाँ पे फ्री रहेगी। तो यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड और OH देखो एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको।
तो कार्बोनिल कंपाउंड और OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है किस पे, एल्कोहल में बेटा, याद रखेंगे। क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, उसमें लोवेस्ट एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ऐसे बोल रहा है। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैक्सिमम एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, मैक्सिमम एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और मिनिमम एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो मिनिमम पूछ लिया है, मैक्सिमम भी पूछता है। मिनिमम एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी पहले और मिनिमम एनर्जी ध्यान से देख लेना। मैक्सिमम एनर्जी जो है ये फैट के मॉलिक्यूल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और मिनिमम एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए यहां पर हमको जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम एनर्जी जो है किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है बोलोगे, इसमें आप आंसर लगाओगे कार्बोहाइड्रेट। क्या लगा देंगे, कार्बोहाइड्रेट, मतलब डी वाला करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे ऐसे पूछ लेता कि भैया मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगी उसमें मैक्सिमम एनर्जी जो है किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, तो ऐसे केस में अपन क्या लगाते, फैट। क्लियर। तो याद रखना यहाँ फैट नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, कार्बोहाइड्रेट लगेगा। ठीक है जी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रासायनिक रूप से एक होता है, क्या होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन तो है, लेकिन केमिकली उसको हम प्रोटीन कहते हैं। क्या कह देते हैं, प्रोटीन कह देते हैं। इसको याद रखेंगे, केमिकली या रासायनिक रूप से इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। किसको, इंसुलिन को बेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोलता है, स्टार्च का यूज जो है निशान के पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में किया जा सकता है। तो बेटा यहां पर याद रखना, जो स्टार्च का यूज है यहां पर आयोडीन एक्वस सॉल्यूशन के साथ किया जाता है, आयोडीन इन एक्वस सॉल्यूशन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अपने पास स्टार्च है, इसके साथ आयोडीन लिया जाता है जिसका कलर कैसा होता है, वायलेट। और जब ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर जो स्टार्च और आयोडीन का कंपाउंड बनेगा उसका जो है ब्लू ब्लैक कलर यहां पे बनता है। ठीक है, तो ये स्टार्च के टेस्ट में यूज होता है, ये आयोडीन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए प्रोड्यूस। देखो डीएनए की अगर हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो क्या फॉर्म होगा, क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा, वो यहाँ पर चेक करते हैं। तो बेटा जनरली ध्यान से समझिएगा, डीएनए का प्रिपरेशन किन कंटेंट या किन कंपोनेंट से होता है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो डीएनए जो है बेटा ये मिलता है, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए को बनाते हैं, डीएनए के। अभी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए। ठीक है, और ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है ये बनते हैं तीन कंपोनेंट से, एक सुगर, दूसरा बेस, और तीसरा फास्फोरिक एसिड या फास्फेट, फास्फोरिक एसिड। ठीक, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर के क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए। अब बेटा इसमें जो शुगर होती है, इसमें जो शुगर होती है आपकी डीएनए में वो होती है बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोस। ठीक है, बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोस शुगर होती है। अच्छा बेस कौन कौन सी होती है, तो बेस देखो मैं इधर बता रहा हूं आपको। डीएनए में जो बेस होती है उसको याद रखने के लिए ट्रिक आपको याद रखना है, केट जी। क्या याद रखना है, केट जी, ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डीएनए में जो बेस पाई जाती है उसको याद रखने की ट्रिक क्या है, केट जी। अब केट जी का फुल फॉर्म क्या है, तो सी फॉर है यहाँ पे साइटोसिन, साइटोसिन। ए फॉर है यहाँ पे एडिनिन, टी फॉर है यहाँ पे थाइमिन। ठीक है, और जी फॉर है यहाँ पे ग्वानिन। तो ये हमारे पास चार टाइप की बेस होती है जो शुगर के साथ मिलती है, और साथ में क्या है, फास्फोरिक एसिड। तो बेटा ये तीन कंपोनेंट मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाता है डीएनए। क्लियर। तो जब ये डीएनए का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो हमको ये तीन टाइप की स्पीशीज मिलती है।
तो वही यहाँ पे चेक करना है हमको, आप चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये हमको शुगर कौन सी मिलेगी बताओ, हमको शुगर कौन सी मिलने वाली है, शुगर हमको मिलेगी यहाँ पे बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। तो बेटा ये देख लो ध्यान से, यहां पर दिख रही है आपको शुगर, यहाँ पे बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर दिख रही है, ये दोनों में हमको नहीं दिख रही है, यहाँ तो बीटा D2 राइबोस शुगर दिखाई दे रही ना, दो ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो चुके। बात आती है बेस की, तो बेस सॉरी पहले फास्फोरिक एसिड दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फास्फोरिक एसिड तो दोनों में है, फास्फोरिक एसिड यहाँ पे भी यहाँ पे भी है। अब कंपेयर केवल किससे करेंगे, बेस से। तो बेटा बेस यहां पर देखो, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन है, और यहां पे चेक कर लो, यहां पे यूरेसिल बेस दिया है तो हो नहीं सकता, एडेनिन हो सकता है, ठीक है। यूरेसिल कहां पाई जाती है, आरएनए में। आरएनए की बेस आपको पता है क्या, आरएनए में कौन कौन सी बेस पाई जाती है, तो इसके लिए भी ट्रिक है, इसको आप याद रखना काउजी से। किससे याद रखोगे, काउजी से। सी फॉर आरएनए की बेस याद रखना, 4 बेस आरएनए में होती है, काउजी, ठीक है। सी फॉर साइटोसिन, A for adenine, U for uracil और यहाँ पे G for ग्वानिन। यहाँ पे एक बात याद रखना, यूरेसिल जो बेस है बेटा, ये वाली, ये यूरेसिल जो बेस आ रही है वो कहां पर आती है, आरएनए में। तो यहाँ पे उसने यूरेसिल दे दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, बी। ए भी आपका कैसा है, गलत ऑप्शन होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको डील किया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास क्या है, जिस विटामिन में मेटल एटम होता है वह कौन सा है। तो बेटा यहाँ 4 विटामिन आपको दिए गए हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन 6, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जो होता है ये कोबाल्ट मेटल कंटेन करता है, याद रखना, कोबाल्ट मेटल कंटेन करता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, कोबाल्ट को। क्लियर, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। यहां जो 4 आपको विटामिन दिए हैं उनमें आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला, मतलब विटामिन जो आपके B12 है वो एक मेटल को कंटेन करता है, वो कौन सा है, कोबाल्ट मेटल है। कौन सा है बेटा, कोबाल्ट मेटल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 16, सॉरी हाँ 16 क्वेश्चन आता है, उसके पहले यहाँ पे कुछ डिटेल है। चलो या विटामिन के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। विटामिन जो है, अभी विटामिन से अपने को क्वेश्चन आया था, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। विटामिन जो है बेटा दो टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं, फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल और एक क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को याद रखने के लिए एक ट्रिक है बेटा, इसको याद रखना है, कीडा। ये ट्रिक है, इसको याद रखना। कीडा मीन्स क्या है, के का मीनिंग है विटामिन के से, ई का मीनिंग है विटामिन ई से, डी का मीनिंग है विटामिन डी से और ए का मीनिंग है विटामिन ए से। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, फैट सॉल्युबल प्रोटीन कौन से होते हैं, याद रखना है आपको, कीडा से। और बेटा वाटर सॉल्युबल प्रोटीन जो है वो कौन से होते हैं, वो भी याद रखना है, इसके लिए ट्रिक है बी सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये कौन से प्रोटीन है, ये वाटर सॉल्युबल है। क्या है, वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील प्रोटीन है, सॉरी विटामिन है। यहां पर बी का मतलब है यहाँ विटामिन बी से और सी का मतलब है विटामिन सी से। याद रखना दो टाइप के विटामिन है हमारे पास, एक वसा में घुलनशील और एक क्या है, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील 4 विटामिन और जल में घुलनशील कितने विटामिन है, 2 विटामिन है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इसी पे। अच्छा, यह विटामिन के बारे में थोड़ी सी डिटेल है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। विटामिन फर्स्ट, सर स्टार्ट करते हैं विटामिन फर्स्ट। सबसे पहले विटामिन ए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन ए की। विटामिन ए जो है, सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए को हम बोलते हैं बेटा, इसका जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और इसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होती है तो इसके कारण जो है नाइट ब्लाइंडनेस करके एक डिसीज होती है, या इसको जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, रतौंधी। क्या बोला जाता है, रतौंधी। क्लियर, इसके सोर्स कुछ दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है बेटा, विटामिन सी का जो है आपको नेम पूछता है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। विटामिन सी का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोल देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और इसकी कमी जब हो जाती है बॉडी में तो यहाँ जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं, स्कर्वी। और ये जो डिसीज होती है इसमें होता क्या है कि हमारे
दांतों के जो मसूड़े होते हैं उससे ब्लड का रिसाव होने लगता है, ब्लड बहने लगता है। क्लियर? इसके सोर्स कुछ है, सिट्रस फ्रूट्स है, आंवला है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन डी पर। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी का जो नेम होता है वो होता है बेटा कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। साथ ही साथ एक और डिसीज होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो डिसीज है इसमें क्या होता है, बच्चों की अस्थियों का कमजोर होना, बच्चों की जो अस्थि होती है वो क्या हो जाती है, वीकनेस आ जाती है उसमें। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया जो डिसीज है इसमें वयस्कों के जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो डिसीज हो रही है किसकी कमी से हो रही है? विटामिन डी की कमी से हो रही है। इसका जो नेम है वो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका मेन सोर्स क्या है? सनलाइट है, फीस है और एग वगैरह है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास विटामिन पे विटामिन ई। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई, इसका नाम देख लो आप, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका नाम है और इसके कारण जो डिसीज हो रही है वो स्टेरिलिटी, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटा? बांझपन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बांझपन बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सोर्स की तो इसके भी काफी सारे सोर्स है, जैसे सोयाबीन है, ग्रीन वेजिटेबल है, एग है। ठीक है, ये काफी सारे इसके भी यहाँ पर सोर्स देख रहे हैं। फिर एक और विटामिन हमारे पास आता है विटामिन के। विटामिन के बेटा, इसका जो है पहले नेम देख लो आप, फाइलोक्विनोन। इसका क्या नाम होता है? फाइलोक्विनोन। और फाइलोक्विनोन इसका नाम है। इसकी अगर डिसीज की हम बात करें कि विटामिन के अगर बॉडी में कम हो जाए या विटामिन के की मात्रा अगर बॉडी में कम हो जाए तो एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिसीज है इसके कारण क्या होता है कि कभी हमें चोट पड़ जाती है, अगर चोट लग जाती है किसी प्रकार से बॉडी पे और वहां से ब्लड का रिसाव होने लग जाता है, तो ब्लड का रिसाव होगा तो वो आसानी से क्लॉट नहीं होता, मतलब ब्लड का थक्का आसानी से नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति जिनमें विटामिन के की कमी होगी उनको अगर चोट लग जाए किसी प्रकार से, अगर वो उसकी बॉडी डैमेज हो जाए और वहां से ब्लड का रिसाव होने लग जाता है तो जल्दी से ब्लड का थक्का नहीं जमता। तो ये डिसीज कहलाती है बेटा हीमोफीलिया। क्या कहलाती है? हीमोफीलिया। इसका सोर्स क्या है, इसको आप कैसे ले सकते हैं? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती जो हो गई, हरी पत्ती वाले जो वेजिटेबल्स होंगे उनसे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। और यहाँ कुछ विटामिन दिए। अच्छा, विटामिन बी वाली सीरीज देख लो यहाँ पर। विटामिन बी वन, विटामिन बी1, इसको हम क्या नाम से पुकारते हैं? इसको हम बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है बेटा? बेरी बेरी। कौन सी डिसीज होती है? बेरी बेरी। और इस डिसीज में जो है भूख जो है वो कम लगती है, भूख कम लगना इसका लक्षण होता है। ठीक है, और इसके सोर्स देख लीजिएगा, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल है, ईस्ट है, इसके सोर्स के अंदर आते हैं। विटामिन बी12, सॉरी विटामिन बी2। ठीक है, विटामिन बी2, इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें विटामिन से क्वेश्चन है। विटामिन स्टार्ट वाले पेज से जो बताया और इधर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो बी2 जो विटामिन है उसका जो नाम है बेटा वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और इससे जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं चिलियोसिस। क्या बोलते हैं? चिलियोसिस। ओस्ट विद्वता इसका नाम होता है हिंदी में। और इसके सोर्स क्या क्या है बेटा? मिल्क है, एग व्हाइट, लीवर, किडनी, ये इसके सोर्स है। ठीक है जी। विटामिन बी6, विटामिन बी6 इसका नाम क्या होता है? पाइरिडॉक्सिन। क्या होता है? पाइरिडॉक्सिन इसका नाम होता है। और पाइरिडॉक्सिन जो है इसका नाम है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया, जिसमें रक्त की क्या होती है? कमी, या खून की क्या हो जाती है? कमी। इसकी भी सोर्स आपके पास मिल्क है, ईस्ट है, एग यॉल्क है, ये काफी सारे सोर्स है। फिर आता है विटामिन बी12। क्या आता है? विटामिन बी12, और इसका नाम देख लीजिए आप, कोबालामिन। क्या है इसका नाम? कोबालामिन। और इसमें जो डिसीज होती है वो होती है पर्निशियस एनीमिया, इसको बोलते हैं प्रभावी रक्ताल्पता। और इसके जो सोर्स है इसको हम कहां से ले सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, हरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती है ना, और उसके बाद पीनट्स है, सनफ्लावर सीड्स है, काफी सारे इसके सोर्स है। तो इसको प्रॉपर तरीके से, जो विटामिन का मैंने जो टेबल बताया आपको, इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स में लिख लीजिएगा और उसको प्रॉपर तरीके से याद करिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब आता है 16। क्या बोला है? नाभिकीय अम्लों में मौजूद नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह निम्नलिखित है। इस समूह में पिरिमिडीन जो बेस है उनकी संख्या कितनी होती है? तो यहाँ 5 आपको बेस दे दिया है और उसमें से आपको क्या पूछ रहा है बेटा? पिरिमिडीन बेस कितनी होती है? तो जनरली क्या होता है कि जब अपन न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप की बेस पढ़ते हैं। कितने टाइप की बेस पढ़ते हैं? 2 टाइप की। ठीक है जी। एक होती है बेटा, इसको चलो मैं इसके नेक्स्ट पेज में आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। हम जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो 2 टाइप की बेस पढ़ते हैं। कितने टाइप की? 2। एक होती है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन बेस होती है।
ठीक है जी। पायरिमिडीन बेस जो होती है बेटा, ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका आपको याद रखना है, इसके लिए ट्रिक है CUT। इसको ऐसे याद रखना है आपको, CUT से आपको याद रखना है। किससे याद रखना है? CUT से इसको याद रखना है। ठीक है जी, CUT से इसको याद रखना है। CUT का मतलब क्या है? CUT का मतलब है सिस्टीन, सॉरी साइटोसिन, दूसरा है यूरेसिल, और तीसरी है थाइमिन। तो आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया, क्योंकि उसने पायरिमिडीन बेस पूछा था। और दूसरी देखो यहाँ पे प्यूरिन बेस होती है। दूसरी कौन सी बेस होती है? प्यूरिन बेस होती है। अब मैं इनका स्ट्रक्चर भी बना के बताता हूँ आपको। प्यूरिन बेस होती है बेटा 2 टाइप की, और इसको याद रखने की ट्रिक है AG। ओनली इसको याद रखेंगे AG से। ठीक है, किससे याद रखोगे? इसको AG से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना। जो प्यूरिन बेस होते हैं, ये प्यूरिन बेस जो है 22 मतलब ये डबल रिंग वाले जो है ये बेस होते हैं। जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी अपने को देखना है। ए मीन्स यहाँ पे क्या होगा? एडेनिन, और जी मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्वानिन। जी मीन्स क्या होता है? ग्वानिन। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। एडेनिन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये होता है बेटा एडेनिन। ये क्या होता है? एडेनिन। ठीक है, इसको एडेनिन बोलते हैं। ग्वानिन के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर अपन इसको बनाते हैं पहले। ओके, यहाँ पे आता है NH2, यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? ग्वानिन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये एडेनिन और ये ग्वानिन कौन से बेस होते हैं? ये प्यूरिन बेस। आपको ये पूछ सकता है क्योंकि पायरिमिडीन बेस पूछ चुका है। अगर स्ट्रक्चर बेस क्वेश्चन भी आता है तो आपको याद रखना है। अच्छा, पायरिमिडीन बेस कितने होते हैं? 3। तो पहली बात, अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं तो हमारे यहाँ पर उसने क्या पूछा था? पायरिमिडीन जो बेस है या pyrimidine जो बेस है उसकी संख्या पूछा था बेटा उसने। तो हमारा करेक्ट आंसर तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, क्योंकि 3 है। कौन कौन सी? अगर ये भी पूछता तो हम बता देते कौन कौन सी है। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब आप बोलोगे सर इनकी भी स्ट्रक्चर बना के बता दीजिए, तो ठीक है बता देते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले साइटोसिन कॉमन, देखो इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। कॉमन चीजें पकड़ना पहले आप। ठीक, देखिए जरा ध्यान से। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें जो कॉमन कॉमन चीजें हैं वो पहले अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जितने नीचे पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन लगे उनसे एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। ठीक है, एक कॉमन चीज हो गई। दूसरी बात, ये दोनों नाइट्रोजन के बीच पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो, ये देखो। ठीक है, तीसरी बात, ये वाला जो है पहला वाला साइटोसिन, इस पे यहाँ पर जो है आप क्या लगा दो? NH2। यहां पर आप क्या लगा दो? डबल बॉन्ड O। यहां पर आप क्या लगा दो? डबल बॉन्ड O। इसके बाद देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे लगेगा ये थाइमिन में, यहां लगेगा CH3 ग्रुप। एक बार एक क्वेश्चन ही पूछ चुका है नीट में कि एल्किल ग्रुप रखने वाला बेस कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पे? मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया? मेथिल ग्रुप आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते ध्यान समझिएगा। यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। ये नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगेगा, ये नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यूरेसिल का, और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये किसका है? थाइमिन का। तो उसने हालांकि स्ट्रक्चर कुछ नहीं पूछा था, उसने आपको पायरिमिडीन बेस पूछा था। कितनी होती है आपको याद रखना है? 3। ट्रिक याद रखना है, CUT, C मतलब साइटोसिन, U मतलब यूरेसिल और T मींस थाइमिन। क्लियर है? और यहां पर अगर हम ट्रिक की बात करेंगे प्यूरिन बेस की, तो यहाँ पे कितने प्यूरिन बेस है? 2। एक है एडेनिन और एक क्या है? ग्वानिन। अब आपको ये भी याद रखना है बेटा कि डीएनए में जो है, डीएनए में कितनी बेस पाई जाती है? 4। और वो कौन सी होती है? केट जी। ये ट्रिक भूलना मत।
KG का मतलब क्या है? साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन। और आरएनए में कितनी बेस पाई जाती है? तो 4। और इसको याद रखना काउजी। किससे याद रखोगे? काउजी। काउजी में केवल थाइमिन के जगह पे क्या, सॉरी, आरएनए की जो बेस है उस पे देखो साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और क्या आ गया? ग्वानिन। तो ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है भैया, एसेंशियल एमिनो एसिड। अच्छा, ये एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा पहले डिटेल में आपको डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं। देखिए एसेंशियल एमिनो एसिड, चलिए ध्यान से समझिएगा। ऐसे एमिनो एसिड, ओके, ऐसे एमिनो एसिड जिनकी सिंथेसिस शरीर में नहीं होती, ठीक है, ऐसे एमिनो एसिड जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, इनको किससे लिया जाता है? तो बेटा इन्हें भोजन के थ्रू लिया जाता है। किसके थ्रू लिया जाता है? भोजन के थ्रू लिया जाता है। क्लियर? और देखो यार ध्यान से, ये कितने टाइप के होते हैं? 10 टाइप के होते हैं। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा है, नीट में भी, पीएनएसटी में भी, याद रखना। ठीक है, 10 टाइप के एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया। ट्रिक याद रखना है इसके लिए, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं यहाँ पे, वो ट्रिक बिल्कुल भूलना नहीं है। ट्रिक क्या है? वीआईपी हॉल में टीटी। ठीक है, वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वी फॉर है क्या? वैलिन। वी फॉर क्या है? वैलिन। आई फॉर क्या है? आइसोल्यूशन। आई फॉर क्या है? आइसोल्यूशन। पी फॉर क्या है? फेनिल एनालिन। पी फॉर क्या है? फेनिल एनालिन। एच फॉर क्या है? हिस्टिडीन। एच फॉर क्या है? हिस्टिडीन। ए फॉर आर्जिनिन, एल फॉर ल्यूसिन और एल फॉर लाइसिन। ठीक है भाई, हमने अभी जो ट्रिक लिखा है वो ट्रिक क्या है? वीआईपी हॉल में टीटी। क्लियर है? तो वी मींस क्या लिखा? वी फॉर क्या है? वैलिन। आई फॉर आइसोल्यूशन, पी फॉर फेनिलएनालिन, एच फॉर हिस्टिडीन, ए फॉर आर्जिनिन, एल फॉर लाइसिन और एल फॉर ल्यूसिन। ठीक है, मी एम ई फॉर क्या है? मिथियोनिन। क्या है? मिथियोनिन। और टी फॉर क्या है बेटा? थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन। थ्रियोनिन और क्या है? ट्रिप्टोफेन। 3-4 बार लिखकर आप याद करोगे, याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। क्लियर? ट्रिक से याद रख लेना, ट्रिक से आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे। क्लियर है? तो ये तो हुए एसेंशियल एमिनो एसिड। क्या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड भी होते हैं? यस। जैसे कि आवश्यक एमिनो एसिड जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अनावश्यक एमिनो एसिड भी 10 प्रकार के होते हैं। देख लीजिएगा ध्यान से। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले कि ये होते क्या है भैया। तो भैया बेटा ऐसे एमिनो एसिड जिनको बॉडी सिंथेसिस कर लेती है, जिनका शरीर में, हमारी बॉडी में संश्लेषण हो जाता है, उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और ये भी कितने टाइप के हैं बेटा? 10 टाइप के। इसको याद रखना है। कितने टाइप के हैं? ये भी 10 टाइप के। अब आप बोलोगे सर इनको भी याद रखने की कोई ट्रिक बनाई क्या? आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहां इसके लिए भी ट्रिक बनाया मैंने, ध्यान समझिएगा। ट्रिपल जी ऐसे याद रखना है इसको, ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, PSC, TYR, टायर। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद रखना। फर्स्ट जी मींस क्या है? ग्लाइसिन। दूसरा जी जो है वो कहलाता है, दूसरा जी जो है उससे आएगा ग्लूटामिक एसिड। तीसरा जो जी है वो है ग्लूटामिन। तीसरा जो जी है वो क्या है? ग्लूटामिन। फिर आते हैं ए वाले नंबर पे, ये सॉरी ए वाले अल्फाबेट पे। पहले नंबर पे ए जो है वो एलानिन। फिर है ए, दूसरा ए अगर हम बात करेंगे एस्पार्जिन। और तीसरा ए जो है वो है एस्पार्टिक एसिड। फिर आते हैं पी। पी फॉर क्या है यहाँ पर? तो पी फॉर यहाँ पे प्रोलिन। क्या है? प्रोलिन। एस फॉर सेरीन और सी फॉर सिस्टीन। और टायर का मतलब है यहाँ पे टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। अब बात ये आती बच्चों की, हमें जो क्वेश्चन पूछा था 17 नंबर पे वो कौन सा था? तो वो क्वेश्चन बेटा हमको क्या पूछा गया था बताइए? वो क्वेश्चन हमको पूछा गया था एसेंशियल एमिनो एसिड। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले एसेंशियल एमिनो एसिड एक बार देख लो आप। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको पूछा था आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? तो बेटा अभी हम लोग पढ़े थे, ये तो टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये तो भैया नॉन एसेंशियल पे आते। लाइसिन और ल्यूसिन जो है, लाइसिन और ल्यूसिन जो है वो कहां पर आ रहे हैं बताओ? ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स में आ रहे हैं। अभी जो मैंने आपको एमिनो एसिड का जो क्या बोलना चाहिए, डिटेल जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको प्रॉपर नोट्स में लिख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? ग्लूकोज को अगर ब्रोमीन वाटर से उपचारित किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप से बनता है, CHO, OH, H, H, OH, OH,
H OH H और यहाँ पर है CH2OH। ये है बेटा डी ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है इसको अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर इसको रिएक्ट कराया जाए तो एक्चुअल में होता क्या है, ये ग्लूकोनिक एसिड में बदलता है। मतलब ये जो एसिड ग्रुप है, सॉरी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होगा तो किस में बदलेगा, COH में बदल जाएगा। बाकी सारे जो ग्रुप है, ये बाकी सारी जो ग्रुप्स है वो सेम रहेंगे, OH H OH OH H H OH और ये H, ये COH ग्रुप में बदल जाता है। मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देता है ये ब्रोमीन वाटर। तो इसको हम जो ये मॉलिक्यूल बन रहा है इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोल देते बताइए, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। और अगर इसका ग्लूकोनिक एसिड है और इसको मैंने कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करवा दिया तो ये ना बेटा सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से एसिड में, सैकेरिक एसिड में। मतलब ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है ये भी एसिड में बदलता है। ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पर, ये 1 डिग्री जो एल्कोहल है ये भी यहाँ पे एसिड में क्या बोलना चाहिए, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस टाइप से हमको फिर दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे OH OH H OH H OH H और ये H, इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। क्या बोल देते हैं, सैकेरिक एसिड। ठीक है, हमारा तो आंसर क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड का फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कराना होता है तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लिया जाता है, तो ये वाला 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो भी एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है फिर सैकेरिक एसिड। तो वो अगर पूछता तो बताते, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन जहां तक है उसका आंसर क्या आ रहा है, ग्लूकोनिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आ रहा है बेटा। तो डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है, चलो तो डाइसैकेराइड हमको जो पता है वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। जो डाइसैकेराइड हमको बुक में दिए गए हैं एनसीईआरटी पे वो कौन कौन से हैं वो अगर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे आप माल्टोज देखते हो, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। दूसरा है लैक्टोज और तीसरा है सुक्रोज। ठीक है, ये तीन हमारे पास जो है मोस्टली डाइसैकेराइड हमको एग्जाम उसमें एनसीईआरटी में जो है दिए हुए हैं। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा था, डाइसैकेराइड नहीं है पूछा था ना, डाइसैकेराइड नहीं है पूछा है ना। तो डाइसैकेराइड नहीं है पूछ रहा है तो भैया लैक्टोज तो है, माल्टोज भी है, सुक्रोज भी है, डेक्सट्रोज नहीं है, डेक्सट्रोज नहीं है बेटा। ठीक है, डेक्सट्रोज नहीं है डाइसैकेराइड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रैंक्विलाइजर का यूज किया जाता है। बेटा ट्रैंक्विलाइजर एक मेडिसिन है और इसका जो यूज है वो जब ऐसे कोई व्यक्ति जो बहुत स्ट्रेस में है, तनाव वाली स्थिति में है, या मेंटल डिसऑर्डर है किसी को, मेंटल डिसऑर्डर किसी को है, मीन्स मानसिक बीमारी अगर है, मानसिक बीमारी से कोई अगर व्यक्ति जूझ रहा है तो उनको जो है ट्रांक्विलाइजर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, ट्रांक्विलाइजर दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर किसके उपचार के लिए उसके आता है, तो टेंशन वेंशन में कोई रहता है, टेंशन में है, मानसिक बीमारी पे कोई अगर व्यक्ति है तो उसको देते हैं क्या, ट्रांक्विलाइजर जो डिसीज होती है इस कैटेगरी की। क्लियर है, बढ़ते आगे नेक्स्ट। विच सुगर आर प्रेजेंट इन आरएनए। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इतने बेसिक अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों चीज बता देता हूं आपको। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि भैया आरएनए जो है इस पे कौन सी सुगर होती है, तो बेटा सुगर जो है वो दोनों चीज आप बता सकते हो, राइबोस सुगर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ राइबोस सुगर ऑप्शन में दिया नहीं है, दिया है पर क्या बोलना चाहिए, दो दो फॉर्म दे दिए उसने। तो यहाँ याद रखना बीटा डी राइबोस, क्या बोलते हो, बीटा डी राइबोस फॉर्म, या तो राइबोस सुगर दिया जाएगा या बीटा डी राइबोस दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको आरएनए के बाद डीएनए का सुगर पूछ लिया तो डीएनए में आप याद रखना डीऑक्सीराइबोस सुगर, डीऑक्सीराइबोस सुगर। और डीऑक्सीराइबोस सुगर तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं दिया तो फिर क्या करोगे, तो फिर आप याद रखना बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, ये वाला सेकंड फॉर्म भी याद रखना। लेकिन अभी जो हमको पूछा है, जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया वो आरएनए में कौन सी सुगर पूछा गया है, तो उसको अपन बताने के लिए
करेक्ट आंसर यहाँ पे जो लगाएंगे वो क्या है, बीटा डी राइबोस शुगर। कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर वाला करेक्ट आंसर है। ऐसे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपको, और इसको अगर आपने अच्छे से डिटेल अगर लेक्चर भी अटेंड कर लिया है तो आपसे ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। माल्टोज जो है वो किससे, कौन कौन से मोनोसेकेराइड से बनता है, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेटा इसका मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान से सुनिएगा। माल्टोज जो होता है, जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में, तो ये बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, या दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है बोल सकते हैं। और ये दोनों ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसका कौन सा फॉर्म जो है, कौन सा फॉर्म, ये दोनों फॉर्म जो होंगे इसके, जब ये आपस में जुड़ेंगे ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज वाला जो फॉर्म होता है वो जुड़कर क्या बना देता है, माल्टोज बनाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जो होंगे या दो मोनोमर यूनिट जो होंगे वो आपस में जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे बताइए, तब वो बनाएंगे क्या, माल्टोज बना देंगे। क्या बना देंगे, माल्टोज बना देंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या बोला गया, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, ऐसे करके पूछा था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था विटामिन बी6 जो है बेटा, इसका नाम क्या होगा, पायरोडॉक्सिन। क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी1 क्या था, थायमिन। विटामिन बी2 क्या था, राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी6 क्या था बेटा, पायरोडॉक्सिन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, यहाँ पर देखो हमारे पास ये लिखा भी हुआ है, विटामिन बी6 जो है वो क्या है, पायरोडॉक्सिन है। क्या है, पायरोडॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पूछा था, ऐसे क्वेश्चन काफी आए हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें पेंटोज शुगर के कार्बन एटम्स के मध्य फास्फोडाइएस्टर लिंकेज जो होता है, उनमें कार्बन एटम्स के कौन कौन से कार्बन एटम्स के बीच में जो है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, ऐसे करके पूछा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 और थर्ड, 5 और थर्ड। अब इसको मैं बना के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स पेंटोज शुगर के किन कार्बन एटम्स के मध्य फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, इसको ध्यान सुनना। हमारे पास यहाँ पर है एक पेंटोज शुगर, मान लीजिए हमने आरएनए की पेंटोज शुगर लिया, यहाँ H यहाँ OH, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं स्ट्रक्चर। HOH, यहाँ पर है H, यहाँ पर है OH। ठीक है, यहाँ पर है H, यहाँ पर है CH2 और ये OH, सॉरी OH। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर दें, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, पेंटोज शुगर था। अब जब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है फास्फेट ग्रुप के साथ, तो होता क्या है बेटा, ये वाला जो OH ग्रुप है ये यहां से रिलीज हो जाता है, और पांचवें नंबर के कार्बन के साथ में जो है वो फास्फेट ग्रुप आके जुड़ने लग जाता है। मतलब यहां से आपका ग्रुप लगेगा फास्फेट वाला। तो ये ऑक्सीजन, फिर इससे फास्फोरस, फिर ये ऑक्सीजन, इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। ये क्या था आपके पास, शुगर यूनिट। एक मिनट, यहाँ पर OH, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये आपका क्या है, ये है आपका बीटा डी राइबो शुगर है, ये बीटा डी राइबो शुगर है। ओके, इस पे एक साइड से फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है और एक साइड से यहां पर ये फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है, यहां पे क्या जुड़ा होता है, बेस। क्या जुड़ा रहता है, बेस। यहां पे बेस जुड़ा रहेगा। अब बेस कौन कौन सी हो सकती है, तो इसको याद रखना, काउजी से मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उससे याद रखना, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल या ग्वानिन में से कोई भी हो सकती है बेस। ठीक है जी, अब ये जो फास्फेट ग्रुप है ये ऊपर वाला फिर जो बेस का मॉलिक्यूल होगा, ये जो बेस है उसके मॉलिक्यूल से फिर से जुड़ेगा। तो यहां पर जो है ये जुड़ेगा कुछ इस टाइप से, ऐसे ये वाले कार्बन से ये जुड़ जाएगा।
ये वाले कार्बन जुड़ेगा, ऊपर क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पर H और यहाँ पे क्या रहेगा आपका बेस, और यहाँ पर फिर से यहाँ H और यहाँ CH2OH ग्रुप यहाँ पे ऐसे लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 और ये 5, तो देख रहे हो आप ये जो तीसरा वाला जो नंबर है, तीसरे नंबर का जो कार्बन है उससे, और ये पांचवें नंबर का जो कार्बन है इससे, ये वाला जो यहाँ पे मॉलिक्यूल जुड़ रहा है फास्फेट वाला, इसी को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। यही आपको पूछा था। तो किन कार्बन के बीच में बनता है, तो पांचवें और थर्ड, शुगर के कौन कौन से कार्बन के बीच में बनता है, पांचवें और थर्ड कार्बन के बीच में बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि पांचवें और थर्ड नंबर के कार्बन के बीच में जो है ये बॉन्ड बनता है बेटा। ठीक है, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आएगा आपके पास 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेक्राइड है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे बोल रहा है आपको कि कौन सा एक मोनोसेक्राइड है। तो बेटा स्टार्च की बात करोगे तो ये तो पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च तो पॉलीसेक्राइड है ना, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा गैलेक्टोज, ये है बेटा मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड है, करेक्ट हो जाएगा बी। ग्लाइकोजन बेटा ये पॉलीसेक्राइड है, तो ये तो होने वाला नहीं है। लैक्टोज जो है ये डाइसेकेराइड है बेटा, ये क्या है, डाइसेकेराइड है, तो ये भी आंसर होने वाला नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड और हमको मोनोसेकेराइड ही पूछा था बेटा इसने। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज अ स्लीपिंग एजेंट। देखो बेटा निंद्रा निंद्रा कारक के यूज में कौन सा यहाँ पे मेडिसिन लिया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन, यहाँ जो मेडिसिन ली जाती है स्लीपिंग एजेंट के रूप में, वो होती है क्या, एमाइटल। क्या होती है, एमाइटल। एमाइटल जो मेडिसिन है इसको हम लोग स्लीपिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, प्रोटीन की कुंडलित संरचना। जो प्रोटीन की क्या बोलना चाहिए, कुंडलित संरचना होती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, उनमें जो बॉन्डिंग होती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो आपस में क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सॉरी प्रोटीन की जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है वो आपस में किस बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होती है, तो बेटा वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन। किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होती है। अब ये पीएनएसटी में करंट ईयर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा किस एंजाइम का यूज जो है यहाँ पे किया जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या बना दिया आपने, इथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने जब भी आपको बता चुका है कि ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है कौन, जाइमेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम, जाइमेस एंजाइम। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी वाला। इसका शायद मैंने यहाँ पे पेज भी लगा के रखा था, देख लीजिए। ग्लूकोज को जो है जाइमेस एंजाइम इथेनॉल और किसमें बदलता है, CO2 पे। इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है, ये स्टार्ट मैंने आपको बता दिया था। 14 आपको एंजाइम मैंने बताया था, और उसके मैंने क्या बोलना चाहिए, फंक्शन आपको बताए थे, उसको अच्छे से बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है यौगिक हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ऐसा प्रोटीन जो हार्मोन्स के रूप में काम करता है वो है कौन सा, ऑक्सीटोसिन है बेटा। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। कौन सा बेटा, ऑक्सीटोसिन। अभी हार्मोन्स का मैं एक डिटेल लेक्चर ही बनाऊंगा जिसमें मैं सारे हार्मोन्स को जो है एक क्या बोलना चाहिए, डिटेल आपको क्लासिफाई करके बताऊंगा किस टाइप से आपको हार्मोन्स को पहचानना है। ठीक है जी, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर पे। इंसुलिन निम्नलिखित में से किस फैमिली से रिलेटेड है। तो इंसुलिन को जो है बेटा हम लोग किस फैमिली में रखते हैं, क्या एंजाइम में रखते हैं, हार्मोन्स में रखते हैं, विटामिन में रखते हैं, एंटीसेप्टिक में रखते हैं। तो इंसुलिन जो है बेटा एक प्रकार से क्या है, हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स है। इंसुलिन के बारे में एक दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या, इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन है, इसको प्रोटीन भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये 51 एमिनो एसिड इसके अंदर होते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड होते हैं ये भी पूछा जा चुका है, तो 51 इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, तो इंसुलिन से काफी बार क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। ठीक है, तो 30 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, देखिए, विच वन इज रॉन्ग फॉर एंजाइम। मतलब एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसे करके पूछा गया था। तो बेटा देखना, सबसे पहले क्या बोले, इनको डीनेचुरेट किया जा सकता है क्या, एंजाइम को डीनेचुरेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पहला वाला तो बेटा बिल्कुल करेक्ट है, ये डीनेचुरेटेड किए जा सकते हैं एंजाइम। दूसरा देखो, ये स्पेशल वर्क करते हैं। अभी मैंने आपको काफी सारे एंजाइम बताया,
ठीक है। एक एंजाइम जो पर्टिकुलर काम करता है, जैसे माल्टेज एंजाइम है तो माल्टोज को क्या किसमें कन्वर्ट करता था, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहीं पे सुक्रोज अगर मेरे पास क्या बोलना चाहिए डाइसेक्राइड था, तो उसको हम देख रहे थे कि इन्वर्टेज एक एंजाइम अपन ने लिए थे जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। मतलब जो एंजाइम होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक उनके फीचर होते हैं, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, सभी जो है एक स्पेसिफिक फीचर रखते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। तीसरे नंबर पे आते हैं, प्रकृति में भी प्रोटीन होते। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है क्या, कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, इसको अच्छे से याद रखना है। मतलब ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भैया नेचर में जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। फिर क्या बोल रहा है, दे आर लेस्ट रिएक्टिव एट देयर ऑप्टिमाइज टेम्परेचर। अभी ऑप्टिमाइज टेम्परेचर जो है ये लगभग 36 से 40 डिग्री के अराउंड माना जाता है। इस टेम्परेचर पे क्या बोल रहा है कि एंजाइम जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। गलत बोल दिया कि यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं बेटा वो अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। यहाँ उसने क्या बोला है, कम, मतलब गलत स्टेटमेंट हमारे पास डी वाला है। कौन सा है बेटा, डी वाला है। ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पे जो एंजाइम है उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ तो रिएक्टिविटी क्या बोल रहा है, कम हो जाती है बोल रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। विटामिन बी1 इसका क्या नाम है बेटा, ये तो सबको पता है, विटामिन बी1 जो है वो थायमीन है। क्या है, थायमीन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 आपको मैंने बता चुका हूं, पायरोडॉक्सिन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, उसको भी बेटा कौन सा बॉन्ड डिटरमाइन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मेन रोल निभाता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इसको भी अच्छे से याद रखना, पीएनएसटी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इसका लास्ट क्वेश्चन एक आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, नीचे दिए गए एंजाइम में से कौन सा स्टार्च को क्रमशः माल्टोज में और माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो बेटा आज मैंने इसको पढ़ाया है, स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि स्टार्च को जो है अगर मुझे माल्टोज में बदलना है तो यहां पे डायस्टेज एंजाइम यूज होता है, डायस्टेज एंजाइम यूज होता है। और अगर मुझे माल्टोज है, माल्टोज को किसमें बदलना है, ग्लूकोज में बदलना है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे माल्टेज एंजाइम यूज होता है। कौन सा, माल्टेज एंजाइम यूज होता है। एक मिनट, उसने दूसरे में क्या बोलता, माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज इन्वर्टेज। ओके, यहाँ पे शायद ऑप्शन में गड़बड़ी है, एक मिनट है ना, ऑप्शन में चेक कर लूं। ओके ओके, ऑप्शन में गड़बड़ी है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो वहां पे अपन ने देख लिए थे। ऑप्शन में एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज और ग्लूकोज में जाता है, और जो आपके पास सुक्रोज होता है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माल्टोज एंजाइम जो है माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और स्टार्च जो है वो डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में माल्टोज में जाता है, ठीक है। ये अपन ने यहाँ देख चुके थे, तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पहले में तो डायस्टेज आ जाएगा, कंफर्म है। और दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिखा रहा है वो दूसरे ऑप्शन को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा बेटा। मैं ही चेंज कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये इन्वर्टेज की जगह पे जो है अपन क्या लिख लेते हैं, माल्टेज। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा माल्टेज, माल्टेज एंजाइम लिख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर। तो आज जो ये लेक्चर हमने डील किया है इसमें सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए पीएनएसटी के बायोमोलिक्यूल्स के। इसके बाद एक और लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स का आएगा जिसमें नीट के मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको आज हमारा जो कंटेंट है वो बेटा पसंद आता है तो लेक्चर्स को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है शेयर करिए। धन्यवाद।